नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। चुनाव में कोई एक जीतता है, कोई एक हारता है, ये तो तय है। ये सर्वदा सदा का सत्य है, इसको कोई बदल नहीं सकता। एक जीतेगा और एक हारेगा। लेकिन हारने वाले को, और वो भी अगर मुख्यमंत्री हो और महिला मुख्यमंत्री हो, क्या उसको सीसीटीवी बंद करके पीटा जाएगा, लात मारी जाएगी? ममता बनर्जी के आरोप बहुत ही गंभीर हैं। इससे गंभीर कुछ भी नहीं हो सकता भारतीय लोकतंत्र में। और अगर ये हुआ है तो इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है। भारत की लोकतंत्र को अब श्रद्धांजलि देने की जरूरत है अगर ऐसा हो रहा है। ममता बनर्जी का आरोप है कि काउंटिंग सेंटर में सीसीटीवी बंद करके उनको पीटा गया, उनको धक्का दिया गया, उनको लात मारी गई। और इन आरोपों को बल देने के लिए एक आदेश भी आया है। उस आदेश का इस आरोप से डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी और टीएमसी के टॉप के नेताओं के साथ, मंत्रियों के साथ क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, क्या सब जेल जाएंगे, क्या फंसाए जाएंगे, क्या दबाए जाएंगे, क्या ब्लैकमेल किए जाएंगे, ये अदृश्य सा संबंध चीफ सेक्रेटरी के एक आदेश में है, जिस आदेश के बाद हड़कंप मचा हुआ है। यह आदेश है या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके मंत्रियों को, उनके सिपह सालारों को, सबको फंसा करके घुटने पर लाने, रेंगने, सरेंडर करने के लिए मजबूर कर देने का एक खेल है। भाव को जोड़िए, मैं सीधा खबर पर आऊंगा। स्वागत है भाव। जरा हेडलाइन एक दिखाइए। काउंटिंग सेंटर पर ममता बनर्जी के साथ मारपीट, सीएपीएफ ने सीसीटीवी बंद करवा कर पीटा, चुनावी नतीजों के बाद मचा बवाल। ये बहुत ही गंभीर, मतलब इसको किसी ने लगाया भी नहीं है। ये नवभारत लाइव, ये महाराष्ट्र वाला नवभारत लाइव है। इसने इस खबर को लगा दिया उस बयान को, बयान के आधार पर। यही एक बहुत चमत्कारिक बात है और किसी ने लगाया भी नहीं। मैं आपको जरा ममता बनर्जी को सुनवाता हूं। ममता बनर्जी की बाइट सुनवाइए। কমপ্লেন লজ করেছি, ইভেন মনোজ অগ্রওয়ালকেও কমপ্লেন লজ করা আছে। আই গেভ মাই কমপ্লেন at 4 o'clock. The RO, I complained DO, I complained CO West Bengal. Even I sent all the SMS to Manoj Agarwal, but they are not doing anything. Even they didn't allow me. You see my card. They are not allowing me also. Do you think it is winning? It's a immoral victory, not moral victory. Immorally, whatever election commission has done with the central forces and prime minister and home minister, it is totally illegal, and we will ask for counter mandate. এটা জোর করে ফোর্সফুলি করেছে। এসআইআর থেকে শুরু করে, অ্যাট্রসিটিস থেকে শুরু করে, কাউন্টিং এজেন্ট এরেস্ট থেকে শুরু করে, ইভিএম মেশিন লুট করা থেকে শুরু করে, ইভেন যারা জিতেছে তাদেরও সার্টিফিকেট দিচ্ছে। ইট ইজ টোটালি লুট, 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 পুরা লুট। We will bounce back. We will bounce back. We will bounce back. We will bounce back. एक अभी और भी चीजें सुना रहे हैं। एक जरा ऑडियो रिकॉर्डिंग है। ये कल्याण बनर्जी से ममता बनर्जी ने बात किया। कल्याण बनर्जी ने इस फोन रिकॉर्डिंग को डाला है। बांग्ला में है, बहुत सारे हो सकता है लोग ना समझ पाए, हम भी समझने की कोशिश करेंगे। हम भी बांग्ला के बहुत जानकार नहीं है, थोड़ा बहुत भाव समझ में आ जाता है, और बंगाल के दर्शक को पूरा समझेंगे। लेकिन सुनिए। মানে 16 রাউন্ড পর্যন্ত জিতেছি, আর 4টে রাউন্ড বাকি আছে, এবং ওই 5টা রাউন্ড, আর এই 5টা রাউন্ড কিন্তু টোটালটাই আমাদের এরিয়া। মানে 73, 82 এগুলো হচ্ছে আমাদের প্রায় 20-25 হাজার প্লাস হবে। আরো এরা সেই সময় সব গুন্ডাদের নিয়ে ঢুকেছে, ঢুকে একদম পুরো ডিও, আরও সিআরপিএফ কে নিয়ে পুরো
গাদা গাদা লোক ঢুকে আমাকে তো মারধর করেছে, এজেন্টদের মেরে তাড়িয়েছে, চ্যাংদোলা করে করে বের করেছে সিআরপিএফ এর হেল্প নিয়ে, এবং টোটাল মেশিন কারচুপি করছে। 4টে কাউন্টিং এ আমাদেরকে, 5টা কাউন্টিং এ আমাদের কেউ নেই, এবং একতরফা মেশিন নিয়ে চলে যাচ্ছে উইদাউট সিলিং, এবং আমাদের কাউন্টিং এজেন্টদের উইদাউট প্রেজেন্স। আমরা কিন্তু হলেই বসে আছি, মানে বাইরে বসে আছি, আমাদের ভেতরে ঢুকতে দিচ্ছে না। এই রকম অত্যাচার, অমানবিক অত্যাচার। একটা এসআইআর ভোট কাটা, 2 হচ্ছে এত মানুষকে ভোট, মানে বিশেষ করে ভোট দেওয়ার পরেও জোর করে লুট করছে, লোডশেডিং করে বিভিন্ন এলাকায় মেশিন লুট করেছে। তারপরে সকাল থেকে বিভিন্ন জায়গায় অন্তত 100টা সিটে আমাদের এজেন্টদের মেরে তাড়িয়েছে উইথ দ্য হেল্প অফ সিআরপিএফ, এবং ডিওরা সেখানে একদম নিশ্চুপ ছিল। আরোরাও তাদের কিছু প্ল্যান করেনি, পুরো দিল্লি নির্বাচন কমিশনের ইনস্ট্রাকশনে করেছে। এই ইলেকশনটা বিজেপির সাথে আমাদের হয়নি, ইলেকশন কমিশন এই ডার্টি গেমটা প্লে করেছে, যে ডার্টি গেমের কোনো ক্ষমা হয় না। এখানে আমরা এখনো বলছি, আমরা 200+ সিটে আমরা এগিয়ে ছিলাম, কিন্তু সেখানে সব কাউন্টিং এজেন্টদের ঘাট ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়ে ইভিএম মেশিন লুট করেছে। ওয়ান সাইডেড বিজেপির গুন্ডা বাইরে বসে আছে, ভেতরে বসে আছে, আর আমাদের কাউন্টিং এজেন্ট আমি সহ আমরা বাইরে 3 ঘন্টা বসে আছি। আর কতক্ষণ এভাবে চলবে? আর তার মধ্যে ইভিএম মেশিন উইদাউট সিল করার জন্য, সিল করতে গেলে তো সব পার্টিকে লাগে, তা আমাদের কাউকে সিল করায়নি, সব এসে ঢুকিয়ে দিয়েছে রুমের মধ্যে, এবং স্ট্রং রুম থেকে সব মেশিন নিয়ে চলে যাচ্ছে নিজেদের মধ্যে কাউন্টিং করে, ওয়ান সাইডেড। আর ডিও আমাকে বলে গেল, ম্যাডাম আপনাদের এআইটিসি কে অন্তত আমরা অ্যালাউ করবো, আপনাদের পাস দেবো, আপনাদের এজেন্টদের ডেকে পাঠান। আমি সবাইকে ডেকে পাঠালাম, আমাকে 2 ঘন্টা টাইম দিল, আমি 1 ঘন্টার মধ্যে সব ডেকে পাঠালাম, বাট দে আর নট অ্যালাউড, ইভেন আই এম নট অ্যালাউড। এটা কি ইলেকশন? এটা অ্যাট্রসিটিস। এইভাবে জেতার কোনো মানে হয়? এটা জেতা নয়, এটা অনৈতিকতা, এটা নীতির জয় নয়, এটা আদর্শের জয় নয়, এটা হচ্ছে বিজেপির সবচেয়ে বড় পরাজয়। একতরফা নির্বাচনটা করলো, কাউন্টিংটা পর্যন্ত কাউকে ঢুকতে দিচ্ছে না। অনেক জায়গায় এখনো আমাদের জিতেছে, তাদের সার্টিফিকেটও দেওয়া হয়নি। ভ্যানিশ কুমার নিজেকে কি ভাবে? একদিন নিজে ভ্যানিশ হয়ে যাবে, তখন কি হবে? এটা চ্যালেঞ্জ হবে না? আমরা তো চ্যালেঞ্জ করব, আমরা প্রত্যেকটা এভিডেন্স রেখেছি। ইভেন মনোজ অগরওয়ালকেও আমি টাইম টু টাইম SMS দিয়েছি, আমি আরোকে কমপ্লেন লেটার দিয়েছি, আমি ডিও কে আমাদের হয়ে কমপ্লেন করেছি, অন্যান্য ক্যান্ডিডেটরাও করেছে। কিন্তু ওয়ান সাইডেড, প্রথমে তো আমাকে আসতে দিচ্ছিল না, রাস্তা ব্লক করে দিয়েছিল, তারপর আমি কোনোভাবে এসে ঢুকেছি। তখন থেকেই দেখছি এখানকার ক্যান্ডিডেট এবং তাদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট 4টে ক্যান্ডিডেট এবং এজেন্টদের নিয়ে, এবং 4টে করে প্লাস এজেন্টদের নিয়ে 5 জন করে এজেন্ট এক একটা চেয়ারে বসে আছে, আর আমাদের একজনকেও ঢুকতে দিচ্ছে না। ঠিক আছে, এবং সব মেশিন নিয়ে চলে যাচ্ছে, টোটালটাই কাউন্টার প্রোডাক্টিভ, এবং এই কাউন্টিংটা কাউন্টার ম্যান্ডেট করা উচিত। যে জায়গায় এগুলো হয়েছে সব কমপ্লেন লজ হয়েছে, তুমি আজ আইনজীবী, আমি তোমাকে ব্যাপারটা জানিয়ে রাখলাম। चलिए अब वो जो मैंने कहा था कि सीसीटीवी बंद करके पीटा गया है, वो वाला सुनवाइए, वो सुनवाइए। গায়ে হত্যা হয়েছে, বিজেপি
I complained to you. I complained to you, West Bengal. I sent all the SMS. But they are not doing it. अरे आपसे भी Do you think it is winning? It is इस वीडियो में बहुत ऑडियो आपको क्लियर नहीं आई होगी। जिस वीडियो में इसी में उन्होंने कहा कि सीसीटीवी बंद करवा करके और पीटा गया, मुझे लात मारी गई, बहुत क्लियर नहीं ऑडियो आई होगी, लेकिन समझ में आ रहा है। मैंने तो उसको 2-3 बार सुना था। लेकिन इस वीडियो में एक चीज तो दिखा बिल्कुल साफ साफ, चारों तरफ सीएपीएफ मतलब सीआरपीएफ चारों तरफ घेरी हुई है ममता बनर्जी को। और ऑडियो क्यों नहीं क्लियर आया? पूरा वो मुझे लगता है जो पहला सर्कल है सीआरपीएफ का, उसके पीछे सारा लफंडरों का सर्कल है। कंटिन्यू आपको मतलब वो कैमरे के जो मतलब माइक मुंह पे लगा था ममता के, लेकिन वो ऑडियो ममता की नहीं आने के बजाय उससे तेज ऑडियो पीछे से उनके नारेबाजी का रही थी, जय 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 श्री राम और ये और वो और जो भी उटपटांग गाली गलौज जो भी कर रहे थे। ये कंडीशन है। पहले ये सिर्फ सवाल, उसके बाद हम चलेंगे चीफ सेक्रेटरी के उस आदेश पर। लेकिन पहले भाऊ मुख्यमंत्री को मतलब ये तो अविश्वसनीय सा लगता है कि एक महिला मुख्यमंत्री को चुनाव वो हार रही थी, उसकी पार्टी हार रही थी, जिस भी तरीके से हराया गया उसमें कुछ भी बचा और ढका छिपा नहीं है, सब खुला है। उसको सीसीटीवी बंद करके और मारा गया। अगर ये गलत है तो मिनट टू मिनट सीसीटीवी फुटेज जारी कर दिया जाना चाहिए। एग्जैक्टली यदि मुझे लगता है कि ममता यदि झूठ बोल रही है ममता दीदी, तो इन्होंने पूरा सीसीटीवी फुटेज रिलीज कर देना चाहिए सरकार ने। ये ममता आई, ममता से बात हुई, ममता ने प्रोटेस्ट किया, ममता का प्रोटेस्ट एक्सेप्ट किया या जो भी दिया एप्लीकेशन लिख लिया, ममता वापस चली गई। सीसीटीवी फुटेज पूरा चल रहा है। और यदि सीसीटीवी बंद है तो ये बंद हुआ कैसे? सीसीटीवी सवाल ममता का ही नहीं है, वहां और भी कोई गड़बड़ी होगी तो कैसे पकड़ में आ जाएगी? फिर सीसीटीवी का खर्चा क्यों करते हैं यदि सीसीटीवी बंद ही होते तो? पूरे इन 3-4 दिनों में मैं बार बार कह रहा था कि क्या जरूरत थी? 29 को चुनाव हो गए, उसी दिन आपको लगता है कि चुनाव फिर से करना चाहिए, तो आप 1 तारीख को चुनाव कर सकते थे, 2 तारीख को आप बाकायदा उसका मतगणना चालू कर सकते थे। लेकिन ये मतगणना के लिए आपको 4 तारीख तक क्यों इंतजार करना पड़ा? बीच में 4 दिन किसके लिए रखे? वो सीसीटीवी क्यों बंद हो रहे थे बार बार? वहां पे क्यों कंप्लेंट करनी पड़ रही थी? क्यों गाड़ियां जा रही थी स्ट्रांग रूम में? इसका कोई जवाब नहीं है, कोई बात नहीं करता। ममता की इस गंभीर आरोप का एक ही अब सॉल्यूशन है, या तो सीसीटीवी फुटेज रिलीज करे या एक्सेप्ट करे कि ममता के साथ गड़बड़ हो गई है। ममता को कैसा मालूम सीसीटीवी बंद है? सीसीटीवी कैमरे की तरफ देखने से पता नहीं पड़ता बंद है कि चालू है। वो तो तब पड़ता है कि जब आप उस स्क्रीन पे देखोगे। स्क्रीन तो कंट्रोल रूम के पास होती है, या फिर वो सर्वर बंद हो या कुछ हो या इलेक्ट्रिसिटी चली गई हो। क्या हुआ वहां पे ममता के वहां गिनने के टाइम पे? सीसीटीवी क्यों नहीं रिलीज कर रही सरकार? ममता को झूठा साबित कर दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और नहीं तो यदि ममता के साथ ये हो गया है तो फिर जो सुवेंदु का अभी धमकी है कि अगला नंबर अब अखिलेश का है। अखिलेश तो सत्ता में नहीं है। अखिलेश कहां सत्ता में है?
लेकिन नंबर अखिलेश का क्यों है? अखिलेश को मारने के लिए, अखिलेश के कैडर को निपटाने के लिए, अखिलेश के ऑफिस जलाने के लिए, अखिलेश के पोस्टर पे पेशाब करने के लिए? किस लिए अखिलेश का नंबर 2 है? ये धमकी नहीं तो क्या है? और इसके मायने कैसे? राजनीति में क्या एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा में इस जगह है ऐसी ऐसी भाषा की? अगला नंबर अखिलेश में और बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। अगला नंबर अखिलेश में आप ये भी बच नहीं सकते हो कि अखिलेश को सत्ता से हटा दोगे ममता टाइप में। ममता बनर्जी सत्ता में थी, उनको मैं हटाने वही के तो बाद कह रहा हूं। अगला नंबर अखिलेश का अगला है, इसका नंबर मतलब आपने अखिलेश, ममता को मारा है और अखिलेश को धमकी दे रहे हो। भाई अखिलेश को कहां से तुम निपटाओगे? अखिलेश तो सत्ता में नहीं है। हाँ, तो अगला नंबर अखिलेश का मतलब क्या है? अखिलेश के ऑफिस तोड़ना, अखिलेश के मारना, अखिलेश को बुला के पीटना? ये तो बहुत खतरनाक, मतलब वो है, बहुत ही खतरनाक। ये बात जो आपने बहुत- कही, ये बहुत खतरनाक संकेत है भाऊ। सत्ता में हो तो ठीक है, आप कहो कि अगला नंबर भाई कांग्रेस के कर्नाटक का है, अगला नंबर हिमाचल का है, ये बोले ना। अगला नंबर अखिलेश का कैसा हो सकता है? अखिलेश सत्ता में नहीं है तो भी अखिलेश एक प्रखर विरोधी है यूपी में, तो आप अखिलेश को खत्म कर दोगे? वन पार्टी सिस्टम लाना चाहते हो इस देश में? हम्म। मैं ये खबर भी मैं इसलिए, क्योंकि जब ये बात अभी भाऊ ने जब बोली तो इसको बिल्कुल मैं दिखाऊंगा भी। ये खबर सामने मेरे आ भी गई है। ममता बनर्जी और राहुल गांधी का खेल खत्म, अब अखिलेश की बारी। अगला नंबर अखिलेश का है। ये अगला नंबर अखिलेश का, ये बहुत ही, मतलब इसमें हेडलाइन भी आखिर में आपको दिखा दूंगा इस कार्यक्रम के। लेकिन ये बहुत खतरनाक संकेत है, और उस खतरनाक संकेत का जो मैंने कहा था ना, अदृश्य तार कहां से जुड़ा हुआ है, जरा देखिए। आदेश लाइए भैया, चीफ सेक्रेटरी का आदेश लाइए स्क्रीन पर। इसको फुल कर दो, फुल कर दो, ताकि पढ़ पाए लोग, पढ़ पाए। हम ही को नहीं पढ़ना, लोग भी पढ़ पाए। ये देखिए, इस आदेश को गौर से समझिएगा। ऑफिस ऑफ द चीफ सेक्रेटरी, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये चीफ सेक्रेटरी जिसका नाम है दुष्यंत नरियाला, ये ज्ञानेश कुमार के चीफ सेक्रेटरी है। जैसे ही आचार संहिता लागू हुई थी, सबसे पहले चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, कोलकाता कमिश्नर को हटाया गया था, और ज्ञानेश ने अपने, मतलब पसंद का, या जो भी उनको लगा, ईमानदारी से चुनाव जो हुआ, ये आप जान ही रहे हैं बंगाल में, तो ईमानदारी से चुनाव करवाने के लिए सबसे जो बड़े सेनापति थे उसमें से एक ये दुष्यंत नरियाला। ऑर्डर है ये, all department secretaries and head of the offices are requested to ensure that no important paper or any file is removed or damaged or otherwise taken out from the offices. सभी डिपार्टमेंट के सचिवों से और डिपार्टमेंट के अध्यक्ष जो हेड हैं, ऑफिस के हेड, उन सबसे ये रिक्वेस्ट की जाती है कि कोई भी इंपॉर्टेंट पेपर या फाइल ऑफिस से न हटाई जाए, न डैमेज की जाए, और ना ही वो ऑफिस के बाहर कोई ले जाने पाए। नो ऑथराइज कॉपिंग और स्कैनिंग शैल बी परमिटेड। कोई भी डॉक्यूमेंट की कॉपी भी नहीं की जा सकती, न उसको स्कैन किया जा सकता है, न नहीं किया जाएगा। फर्दर, ऑल फाइल्स, इंपॉर्टेंट पेपर्स एंड कम्युनिकेशन shall be properly accounted for. The head of departments and departmental secretaries shall personally ensure that this is followed in letter and the spirit. ये जो भी निर्देश हैं, ये डिपार्टमेंट के हेड और सेक्रेटरी ये खुद ही इसको इंश्योर करवाएं कि ऐसे ये फॉलो किया जा रहा है जो आदेश है। पर्सनली रिस्पॉन्सिबिलिटी शैल बी फिक्स्ड फॉर एनी इंस्टेंस ऑफ डिविएशन। कुछ भी गड़बड़ इससे होती है, जो आदेश है, तो उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी अफसरों पर। व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करने का मतलब एक एक्स्ट्रा की सीधा उस व्यक्ति पर, विभागाध्यक्ष पर, सेक्रेटरी पर कार्रवाई होगी। ये सीधा सीधा इस पे इशारा है। अब इसके मायने क्या हैं?
तमाम जगह पर सरकारें बनती हैं, सरकारें बदलती हैं, कोई नई बात नहीं है, नई बात नहीं है। भाजपा की सरकार गई तो जो है बैठे वहां पर कर्नाटका में कांग्रेस के मुख्यमंत्री, तेलंगाना में चंद्रशेखर राव गए तो रेड्डी बैठे, हिमाचल में भाजपा गई सुक्खू बैठे, तमाम जगहों पर। लेकिन जैसे ही चुनावी नतीजे आए, मुझे ऐसा आदेश मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर मेरे दिमाग में नहीं है। कभी हुआ हो, किसी महारथी ने किया हो तो नहीं, बात अलग है, दिमाग में इसमें नहीं। एक बात नहीं, इसमें एक मेरा मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो परंपरा है वो ये है कि यदि चुनाव आयोग ने यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी लगाया है, चुनाव संपन्न हुए हैं, अभी ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है वर्तमान में, अब वो जाके इस्तीफा देगी, उसको गवर्नर केयर टेकर मुख्यमंत्री बने रहने का रिक्वेस्ट करेंगे, और नए मुख्यमंत्री की जब शपथ होगी तो पुराना मुख्यमंत्री ऑटोमेटिकली डिफंक्ट हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस तक चुनाव संपन्न होते से ही चुनाव आयोग का काम खत्म हो जाता है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन जो रहता है वो अगले मुख्यमंत्री की तैयारी करता है, सत्ता पक्ष से जो आ रहा है उसको सिक्योरिटी देना, वो काम करना। लेकिन ये आदेश देना ये नए मुख्यमंत्री का काम है। ये आदेश स्वयंभू किसके कहने पे दिया? क्या दिल्ली ने आदेश लिखवाया या चुनाव आयोग ने आदेश लिखवाया? ये किसने किया? किसके इंस्ट्रक्शन पे ये आदेश दिया है चीफ सेक्रेटरी ने? और चीफ सेक्रेटरी यदि ये कहता है कि ये होने नहीं देना है, इसका मतलब उसको डर है कि बहुत सारे घपले जो फाइलें भ्रष्टाचार हुआ वो फाइलें जला दी जा सकती है। तो ये चीफ सेक्रेटरी कर्नाटक से नहीं आया है, ये चीफ सेक्रेटरी बंगाल कैडर का ही अधिकारी है जो ममता के अंडर 15 साल तक काम कर रहा था। और यदि ये आईएएस अधिकारी जो शपथ लेके आईएएस बनता है, उसके नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा था ममता के समय, तो ये चुप क्यों था? तब ये उस भ्रष्टाचार में भागीदार था क्या? यदि था तो ये अब कैसा एकदम मोर रॉयल देन द किंग हो गया है। क्या ये परंपरा है? क्या हर चुनाव के बाद चीफ सेक्रेटरी ऐसा आदेश देता है? ऐसी कोई परंपरा मैंने तो अभी तक तो नहीं सुनी। हाँ, हम भी नहीं कहीं देखे। पिछले 30-35 साल के पत्रकारिता में दिल्ली में मैंने ये आदेश कभी नहीं सुना। हाँ, ये आदेश जरूर जाता है कि नए होने वाले मुख्यमंत्री की घर की सिक्योरिटी टाइट करो, जो संभावित नाम है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो, शपथ विधि की तैयारी करो, और ये सब राज्यपाल करवाते हैं। क्या ये आदेश राज्यपाल ने दिया था चीफ सेक्रेटरी को? तो चीफ सेक्रेटरी उसमें लिखते हैं ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द ऑनरेबल गवर्नर। ये क्या है? ये बहुत ही घटिया परंपरा शुरू कर रहे हैं। और मैं बता रहा हूं आपको, ये जो परंपरा जो है ना, एक मराठी में कहावत है आशीष, कुल्हाड़ीचा दांडा गोत्यास काळ। इसका मतलब यह है, जो कुल्हाड़ी होती है उसका जो डंडा होता है, वो जब पेड़ के किसी डाली से बनता है तो उसको भी पता नहीं होता कि वो ऐसे कुल्हाड़ी को डंडा दे रहा है पेड़, कि थोड़ी देर बाद उसी पेड़ को नष्ट करने के लिए वही कुल्हाड़ी का काम आएगा। इनका दुष्यंत नारियाला जो हैं, ये किन किन पदों पर रहे हैं? जब आपने कहा तो हम कार्यक्रम में इसलिए थोड़ा सा स्लो डाउन हो गए कि हम ये बता भी दे। जब आपने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट उठाए भाव ने कि ये भी तो 15 साल रहे हैं। आज यही कह रहा है कि
ये मुख्य ऐसा नहीं है कि ये सीधे जो है कहीं पर फेंके हुए थे, कोने में फेंके थे और वहां से उठा के लाए गए। ये मुख्य सचिव बने हैं, ज्ञानेश कुमार ने बनाया। इसके पहले ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ये इसके पहले थे, सेवा दे चुके हैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पर। प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में जो विभागाध्यक्ष होता है, मतलब हर विभाग का जो सबसे बड़ा अफसर होता है, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में कई विभागों में काम कर चुके हैं, कई विभागों में। तो प्रिंसिपल ऐसा तो है नहीं कि ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे जो है वामपंथी सरकार में और उसके बाद इनको साइड में फेंक दिया गया था। 93 बैच के हैं ये, वामपंथी सरकार में तो कहीं कलेक्टर वलेक्टर रहे होंगे जिले में। बिल्कुल। ये एडिशनल बिल्कुल। चीफ सेक्रेटरी ममता बनर्जी के 15 साल के शासनकाल में रहे हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी अगर ये कई विभागों के रहे हैं तो मतलब ये 4, 5, 6 विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मतलब एक विभाग भी नहीं है, 6-7 विभाग का ये आदमी प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहा और इसी 15 साल में रहा है। इनका जो ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल तक जाने का जो भी लोग ये पूरा आईएएस का प्रमोशन उनकी वरिष्ठता का क्रम समझते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लेके चीफ सेक्रेटरी तक का सफर ये 93 बैच के हैं। ये 2010 के बाद ही 9-10 से शुरू हुआ होगा इनका ये सफर। और पूरा का पूरा कार्यकाल का जो इनका क्रीम पीरियड था वो ममता के समय में गया है। ये 15 साल से, इसका मतलब अगर ये फाइलों में भ्रष्टाचार है, घोटाले हैं, तो 15 साल से तो इसका भागीदार था ये। फिर ये सबसे पहले पॉइंट है, ये भागीदार था और आज कह रहा है इसका मतलब ये आदेश इसका नहीं है। ये एग्जैक्टली ये आदेश इसका है नहीं। हाँ, क्या राज्यपाल ने आदेश दिलवाया या दिल्ली ने आदेश दिलवाया या सुवेंदु ने आदेश दिलवाया? सुवेंदु तो अभी दिलवाने की स्थिति में नहीं है बाबू। अभी तो ये दिल्ली से गया होगा ये आदेश। और ज्ञानेश कुमार का भी अपना काम हो गया। इसके बाद जो है ज्ञानेश कुमार की भी ये हैसियत नहीं कि अब वो इसके बाद कुछ और ज्ञान बताऊं है, उनका अपना काम हो गया, वो अब निकल लिए। वो उत्तर प्रदेश में लग गए अभी काम में। हाँ, वो निकल लिए। अब जरा अगला लाइए, अगला एक मैं आखिरी दिखा दूं आपको स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम कार्यक्रम में खत्म करेंगे। जरा इसको देखिएगा। एएनआई ने वही जो था ना, अभी हमने आपको दिखाया है जो बयान बाइट जो थी ममता बनर्जी की, जिसमें पीटने उठने की बात थी, एएनआई ने वो बाइट पोस्ट की और लिखा, वही जो बाइट का डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी से मोर देन 100 सीट्स बीजेपी लूटेड। बीजेपी ने 100 से ज्यादा सीटें लूटी हैं, अनैतिक रूप से जीती हैं। द इलेक्शन कमीशन is the BJP's commission. I complained to the CEO and also Manoj Agrawal, but they are not doing anything. इस पर ये ऊपर एएनआई के इस पोस्ट को टैग करते हुए जो ऊपर लिखी है मोहतरमा, इनका नाम है स्मिता प्रकाश। आगे परिचय भाव से समझ लीजिएगा ये क्या लिख रही हैं। डिनायल इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ ग्रीफ। ये ममता बनर्जी की, मतलब ममता बनर्जी के बयान पर ये लोग पत्रकारिता करेंगे। इसी से पता चल रहा है कि ये किसके दरबार आशीष, एएनआई पत्रकारिता थोड़ी कर रही है। एएनआई बीजेपी के सरकार का स्पोक्स पर्सन है आज के डेट में, प्रवक्ता है भाई। एएनआई को जितना सरकार से पैसा मिलता है शायद कभी जीवन में मिला होगा। मतलब ये इनके लिखने का मतलब ममता बनर्जी की प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता है ये, बीजेपी की एक डिजिटल एजेंसी है ये। विपक्ष कल हमने एक बात कही थी, हम उस वक्त, आप उसी वक्त चर्चा में नहीं थे जब चर्चा हो रही थी। एक लेखक हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनके साथ तो जो है वो चर्चा दरअसल इसी बात पर थी कि उनका कहना था कि अब असहयोग करना होगा, असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह की बात का अनुमा आचार्य ने भी की थी, इसीलिए उस विषय को हम उठाए थे। तो उन्होंने कहा सत्याग्रह करना होगा। हम कहा सत्याग्रह कैसे होगा? अब पढ़े लिखे आदमी लेखक, तो उन्होंने सत्याग्रह उस बात को उस चर्चा में रखा।
ये विपक्ष, ये जो हम दिखा रहे हैं, ये खाली मोदी और शाह के लिए नहीं है, विपक्ष के लिए है। इस देश का विपक्ष मूर्खों की जमात है। वो एक दिन के जंतर मंतर के प्रदर्शन को ही कहते हैं हम सत्याग्रह कर रहे हैं, ना वो गांधी का न्याय करते हैं। सत्याग्रह और असहयोग का मतलब क्या होता है? ये एजेंसी पर हम क्यों ये बात लेके आए? इस एजेंसी बाइट देना बंद कर दो, चलाने दो इसको, खाली मोदी शाह ही चला लेना। अगर इस देश का संपूर्ण विपक्ष, एक भी नेता भाजपा छोड़ करके इस एजेंसी को बाइट देना बंद कर देगा भाऊ, इनके दिमाग ठिकाने आ जाएंगे। ये जो ग्रीफ और ब्रीफ बता रही हैं, इनके दिमाग ठिकाने आ जाएंगे। चला लो खाली नरेंद्र मोदी, तुम्हारा एजेंसी कोई पूछेगा नहीं, कोई पूछेगा नहीं इस देश की क्या है इस ताकत। ये बेसिकली छपास और दिखास में पागल नेता हैं, सबके सब विपक्ष वाले हो चाहे जहां। देश का विपक्ष संपूर्ण बहिष्कार कर दे, आप देखिए क्या होता है। ये नायक, इस देश का विपक्ष संपूर्ण बहिष्कार कर दे, इस देश की अदालतों का संपूर्ण बहिष्कार करने की हिम्मत है। गांधी ने किया था, गांधी ने किया था। यही होता है सत्याग्रह। असहयोग आंदोलन से बेहतर सत्याग्रह का कोई एग्जाम्पल है ही नहीं है, दुनिया में नहीं है। मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया में नहीं है एग्जाम्पल। जब गांधी ने अदालतों का बहिष्कार किया, कहा हमें जेल में डाल दो, जेल में डाल दो, हम तुम्हारे न्यायालय में, तुम्हारे सामने हम न्याय के लिए, इंसाफ के लिए खड़े ही नहीं होंगे, क्योंकि हमें पता है कि तुम इंसाफ नहीं कर सकते हो। अभी एक खबर और आई, जब आप विपक्ष की बात कर रहे थे, एक खबर और आई। मैंने भेजा है, देखिए एडिटर यदि इसको लगा दे तो। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो जनरल सेक्रेटरी है जितेंद्र सिंह, जो इंचार्ज थे आसाम के, उन्होंने आसाम के पराभव के लिए अपना जिम्मेदारी लेते हुए रिजाइन दे दिया। मुझे लगता है इसमें प्रियंका गांधी ने भी कुछ जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है, क्योंकि प्रियंका गांधी स्वयं इसमें वो आई है। ये देखिए जितेंद्र सिंह का इस्तीफा जो सामने है। I write to tender my resignation as the General Secretary in charge of Assam and with immediate effect. The recent election results have been deeply disappointing, and I take full responsibility of my role in the outcome. Despite our best efforts, we were unable to meet the expectation of the people of Assam, whom we sought to have served. It is in the best interest of the organization that I step aside, allow for a fresh leadership and renewal direction. I am grateful for the opportunities to have served and for the trust placed in me during my tenure. I thank the people of Assam as well as the Congress workers and leader of Assam for the love and respect they have shown to me. I remain committed to the values and vision of the Congress party, and I will continue to support the party's efforts in any capacity deemed appropriate. Thank you for your guidance and support throughout my time in this role. To Mallikarjun Kharge, Honorable President, All India Congress Committee, और जितेंद्र सिंह, और डेट है उसकी 4 मई 2026। ये इस्तीफा उन्होंने दिया। मुझे लगता है कि इस्तीफे को मैं वेलकम करता हूं कि कम से कम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तुरंत लेकर इस्तीफा देते हैं। और जितेंद्र सिंह, अब मुझे एक और बात लगता है, कम से कम कांग्रेस में जब कोई किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है तो उसने अपनी औकात भी देखनी चाहिए कि क्या मैं ये झेल सकता हूं, और मना कर देना चाहिए कि साहब किसी और को अपॉइंट करो क्योंकि मैं ये स्टेट नहीं हैंडल कर पाऊंगा। जितेंद्र सिंह ने बेसिकली जाना ही नहीं चाहिए था वहां पे। जितेंद्र सिंह को मैं कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बहुत बड़ा आईक्यू वाले लोग नहीं मानता। जितेंद्र सिंह ये स्पून लेके आए हैं, मतलब विरासत में लेके आए हैं राजनीति। ये जमीन से संघर्ष करने वाले लोग चाहिए, रिजल्ट देने वाले लोग चाहिए, और कांग्रेस में रिजल्ट देने वाले लोग भरे हुए हैं आशीष। लेकिन फर्क इतना है कि वो दिल्ली के चक्कर नहीं काटते। वो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन से लेकर तमाम बाकी जनरल सेक्रेटरियों के पैर नहीं चाटते। चाटुकारों की एक फौज है जो इस जगह से उस जगह, उस जगह से उस जगह, गिने चुने 8-10 नाम है, वही हर राज्य में चुनाव में अलग अलग रोल में जाते हैं, और हर जगह पे यही बिल्कुल ये रिजल्ट देके आते हैं। कांग्रेस को भी आकलन करने की जरूरत है कि कम से कम ऐसे टाइम पे आप देखिए, बीजेपी को देखिए,
बीजेपी 77 सीट पे जो लेके आया 3 से, उससे भी खुश नहीं थी। रूथ कैलाश विजयवर्गीय को घर भेज दिया और दूसरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। नहीं, वो सब ultimately ठीक है, टूल किट वगैरह सब ठीक है, टूल किट वगैरह सब अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो थी ना। सिर्फ टूल किट होने से तो काम नहीं करता, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी तो काम होना चाहिए। वो किया, इन्होंने क्या किया? ये सिर्फ जाके वहां पे बड़े बड़े 5 स्टार होटल में रुकते हैं। जनरल सेक्रेटरी के खर्चे कितने हैं जरा देखिए आप, पार्टी को ये कहां रुकती है देखिए आप। इनके साथ आए बाएं दाएं कितने लोग रहते हैं चमचे, वो देखिए आप। इनके खाने के बिल देखिए आप, तो समझ में आ जाएगा ये पिकनिक पे जाते हैं कि पार्टी का स्ट्रगल करने जाते हैं। चलिए, तो विपक्ष का है, यहाँ सत्ता पक्ष यदि लोकतांत्रिक मूल्यों को रोंद रहा है, सारे एजेंसियों का उपयोग कर रहा है, दुरुपयोग जो भी कहे आप कर रहा है, तो दूसरी तरफ यदि विपक्ष स्ट्रांग हो, मैं मानता हूं ममता ने बहुत टफ फाइट दी, लेकिन ऐसी फाइट देने वाले कितने लोग हैं? परिणति कुछ भी हो। ममता के आसपास भी कोई 5% भी मेहनत करने वाला नहीं है। ममता उतना करके हार गई, तो ये तो नकारे क्या करेंगे? इतना करने के बावजूद 4% से ज्यादा का गैप नहीं है। भाऊ, हमको इस पे हम अलग कार्यक्रम उस पे करेंगे। ये 4% का गैप से ज्यादा का नहीं है। यही तो समझने वाली बात है कि बीजेपी को उतना ही चाहिए। ये सब कुछ डिजाइनर रिजल्ट शब्द आप ही ने इस्तेमाल किया था। ये सब डिजाइन है, इसमें हमें और किसी को भी खुश नहीं होना है। वो 4% रखेंगे, 3% रखेंगे, वो जीतेंगे। 4% का गैप लाने के लिए आशीष पहले उनका परसेंटेज कम करते हैं। ममता के 10% वोट काट दो, तो 14 में से 10 चले गए, तो 4 पे ममता उतरेगी। हाँ, और फिर उसके बाद बोलो कि हम जीत गए। वो सब वो डिजाइनर नतीजों का हिस्सा है। 4% ही गैप है, क्योंकि वो 4% भी नहीं होता ही इसलिए है क्योंकि वो 4% गैप वो फैब्रिकेटेड है, वो कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है, उसको रचा गया है, बनाया गया है, षड्यंत्रों से बनाया गया है। उसको खोलेंगे, ये अलग कार्यक्रम। अब इसमें हो गया वक्त। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।